आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम जुड़ने जा रहे हैं दीपेंद्र सिंह जी चौहान से, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के योगा सेंटर के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। लेकिन मेवाड़ की बात इस सेगमेंट में जो बातें आज आपके साथ शेयर होगी वो अपने आप में यूनिक होगी, क्योंकि दीपेंद्र सिंह जी अपने गांव से पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के साथ इस तरह का तालमेल हुआ कि वे आज यहीं के होकर रह गए और इस यूनिवर्सिटी के साथ में बेहद खास लगाव वे रखते हैं। लेकिन 2004 से वे योगा सेंटर को लेकर लगातार चर्चा में आए। किस तरह से इस योगा सेंटर की स्थापना हुई, किस तरह का दौर था और कोविड के बाद स्वास्थ्य को लेकर कितना कुछ बदलाव हुआ, लेकिन इन्होंने सेहत को भी जितना वरीयता दी है उतना ही इस यूनिवर्सिटी के खेलों को बढ़ावा लेकर भी लगातार जुड़ाव रखा है। वर्तमान में आपका एक नया प्रोजेक्ट ड्रैगन बोर्ड भी लगातार चर्चा में देखा जा रहा है, जिसको आगामी सालों में एक अच्छा प्लेटफॉर्म उदयपुर में मिल सकता है। तो ये ड्रैगन प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जीवन से। वैसे तो मीडिया में आपकी करीब करीब सब बातें होती रहती है, लेकिन आज शुरुआत करते हैं जीवन परिचय से। तो क्या कहेंगे आप? सभी दर्शकों को नमस्कार। बेसिकली मेरे फादर रेलवे में सर्विस करते थे, डेगाना नागौर। तो मैं 1986 में यहाँ पढ़ने उदयपुर आया। CTI में मेरा एडमिशन हुआ था जी। लेकिन कुछ कारणों से वो इंजीनियरिंग नहीं हो पाई। मैं ग्रेजुएट था उस समय, तो मैंने आर्ट्स कॉलेज में MA से पढ़ाई अपनी शुरू की जी। तो पढ़ाई नहीं हो पाने की जो वजह थी, वो वजह ये थी कि बेसिकली बचपन से हम लोग स्पोर्ट्समैन थे, और जब CTI में पहुंचे तो वहाँ के खेल ग्राउंड और वहाँ के जो स्पोर्ट्स टीचर थे जी, उनका इतना प्रोत्साहन था स्पोर्ट्स को लेकर कि तो ज़्यादा समय हमारा जो है वो खेलों में ही लगने लग गया। दैट्स वाई क्या कि इंजीनियरिंग के लिए जितना समय निकाल के पढ़ाई करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाया, तो मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ी और मैंने MA ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान क्या हुआ कि बॉक्सिंग में राजस्थान चैंपियन बनने का अवसर प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और बाद में हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हिरण साहब थे, उन्होंने ये मुझे थोड़ा सा ये कहा कि भाई देखो, तुम इंजीनियरिंग नहीं कर पाए हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, जिसको NIS के नाम से जाना जाता है, कि तुम चूंकि तुम्हारी फिटनेस अच्छी है और स्पोर्ट्स में आपके अचीवमेंट हैं, तो आप वहाँ इसके लिए ट्राई करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट ही है जी। तो मुझे लगा कि घर वालों को अगर वो लगता है कि भाई उसने वो नहीं करके केवल आर्ट्स में पढ़ रहा है, दैट्स वाई मैंने वो कोशिश की। 1990 की बात है, जब आतंकवाद चरम पे था पंजाब में जी। उस समय मैं उस कोर्स को करने के लिए वहाँ गया। किस्मत से सिलेक्शन हो गया, साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से भी और स्पोर्ट बॉक्सिंग में अच्छा होने की वजह से, फिजिकल फिटनेस की वजह से जी। और हमने 91 में वो कोर्स वहाँ से कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे सामने एक ऑप्शन था कि भी मैं करूँ क्या। तो सबसे पहले तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में पार्ट टाइम कोचेज के रूप में मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ हो जाता है। अपॉइंटमेंट इन द सेंस कि वो स्टाइपेंड पर रखते थे, अपॉइंटमेंट तो नहीं दिया करते थे उस समय, तो पार्ट टाइम के रूप में। लेकिन 2 साल के बाद ही हमारे कुलपति महोदय, जो कि उस समय प्रोफेसर R.K. राय साहब थे, उनको मेरी प्रतिभा के बारे में मालूम था, तो उन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड में जी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर मुझे ऐसे बॉक्सिंग कोच अपॉइंट करवा दिया। और उसके बाद से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं स्पोर्ट्स का था, देखते थे हम लोग सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो कि पहले उदयपुर विश्वविद्यालय था, किसी भी खेल में गोल्ड मेडल नहीं था उनके पास में, सिल्वर मेडल थे। टीम चैंपियनशिप में भी सेकंड पोजीशन से स्टार्ट होते थे। तो ये एक मन में सबके वो था। बॉक्सिंग जैसे ही शुरू हुई, हमने जब ट्रेनिंग देना शुरू की, तो 1993 में सुखाड़िया विश्वविद्यालय का पहला गोल्ड मेडल बॉक्सिंग के माध्यम से आता है। काकतिया विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में वो टूर्नामेंट हुआ था। और उसके बाद से विश्वविद्यालय ने बॉक्सिंग में लगातार 2005 तक प्रतिवर्ष मेडल जीते। इन मेडलों में आपको टीम चैंपियनशिप भी रहे। हम 95 में यहाँ पर उदयपुर में जब बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हुआ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय की टीम ऑल इंडिया चैंपियन रही, जिसमें पंजाब, हरियाणा, मतलब जितनी भी दिग्गज टीमें थी साउथ की और नॉर्थ की, उन सबको रहते हुए हमारे बॉक्सरों ने कमाल का प्रदर्शन किया और टीम चैंपियनशिप सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लिए जीती। उसके बाद हम एक बार सेकंड भी आए
तो उसमें AIU की तरफ से उस समय फर्स्ट सेकंड आने वालों को पुरस्कार दिए जाते थे, विश्वविद्यालय ने वो सब चीज़ें की। बॉक्सिंग करते करते ही मैं बॉक्सिंग में PhD कर रहा था, और PhD में मेरा जो टॉपिक था वो था साइकोफिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जूनियर और सीनियर बॉक्सर्स पर कंपैरेटिव स्टडी के नाम से। तो स्ट्रेस की जब बात आई तो मुझे ये लगा कि उस समय जितना भी हमने पढ़कर और मतलब इंटरव्यू कर जाना था कि भाई स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, स्ट्रेस खत्म करने के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम है वो योग है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि भाई अगर योग है तो क्यों ना योग में पहले ट्रेंड होने ढंग से, और ट्रेंड होने के बाद में ही फिर मैं इसमें रिसर्च में आगे बढ़ूं। ये सन 2004 की बात है। ये 2000 की। देखिए दोस्तों, स्ट्रेस को किस तरह से दूर किया जा सके ये 2000 में भी सोचना शुरू कर लिया था, और सुखाड़ा यूनिवर्सिटी वह पहला प्लेटफॉर्म था जहां योग सेंटर की स्थापना भी हो पाई। जी जारी रखें। तो 2000 में एक वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ था, 45 दिन का एक कोर्स कराते थे वो लोग योग का। तो मैंने उस कोर्स के लिए अप्लाई किया, चूंकि मैं क्वालिफाइड कोर्स था और पटियाला से ही किया था, तो मेरा सिलेक्शन वहाँ वापस हो गया, और मैंने 45 दिन वहाँ पूरा तन मन जुट कर वो अभ्यास किया और पूरा तरीका उसका सीखा। उसके बाद आके मैंने यहाँ पर योग का थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना भी शुरू किया, और हम जिन बॉक्सरों के साथ में जिन पर स्टडी करना चाहते थे उनके साथ में हमने वो स्टडी अपनी वापस से प्रारंभ कर दी। मेरी PhD कंप्लीट होती है। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान की जो कृपा होती है वो किस तरह से होती है कि स्ट्रेस कैसे दूर होता है। तो इसके लिए योग का जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, उस PhD में जब हमने जो रिकमेंडेशंस की और जिस तरह का जो उसका लिटरेचर था, वो PhD वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा रिकमेंड की गई, और उसको $5000 का इनाम देने की बात हुई कि रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बॉक्सिंग में एक सेल है, तो उसमें उसको इस बात पर आया कि भाई ये जो आपका एशियन रीजन है उससे डॉक्टर चौहान की ये PhD जो है इन्होंने अच्छा काम किया बॉक्सर के स्ट्रेस के ऊपर, तो इसमें $5000 का इनको इनाम दिया जाए। तो इस तरह से फिर जब वो शुरुआत हुई, और उसके बाद में क्या हुआ कि भारत सरकार की एक स्कीम थी जिसमें वो योग को विश्वविद्यालय में युवाओं के लिए जोड़ रहे थे। तो वो जो सर्कुलर निकला, तो उस सर्कुलर को हमने भी अपने चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति जी को निवेदन किया। तो हमारा जब ये पत्र वहाँ पहुँचा तो उन्होंने वहाँ से जो जवाब आया उसमें ये आया था कि केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों को हम अभी इंडोर्स कर रहे हैं जिनके पास में योग में कोई ट्रेन फैकल्टी हो या स्टाफ हो। किस्मत से वो सर्टिफिकेट उस समय काम आ गया, और सुखाड़ा यूनिवर्सिटी को UGC द्वारा जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पर, उसमें हमको वहाँ बुलाया गया। और हमारे जो चेयरमैन थे तत्कालीन प्रोफेसर SS शर्मा साहब, उन्होंने कहा कि अभी आप रिसेंटली कोर्स करके आए हैं, योग के बारे में जो जानकारी आपके पास में है तो आप अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और मैं उसका पावर प्रेजेंटेशन बना के और वहाँ जाता हूँ। और बड़ी अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, तो बड़े दिग्गज योग के बड़े दिग्गज उसमें बैठे हुए थे, जैसे प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज, वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर भुवनेश महेशी, ऐसे करके और भी बड़े जो थे साउथ के, वो दिग्गज वहाँ बैठे हुए थे। तो जब मेरी एंट्री होती है तो उन्होंने ये पूछा कि भाई आप यहाँ, तो मैंने कहा सर मैं सुखाड़ा विश्वविद्यालय की तरफ से रिप्रेजेंट किया, आप वहाँ पर प्रोफेसर हैं? मैंने कहा जी नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, सिंपली डॉक्टर हूँ और मैंने योग में ये काम करा था और ये मेरी PhD है, दैट्स वाई। तो एक प्रश्न आया उनके दिमाग में, उन्होंने कहा यार आप बॉक्सिंग के हैं जो कि जिस हिंसात्मक खेल है, और योग के जो पहला पद जो है वो अहिंसा से शुरू होता है, तो ये दोनों तालमेल कैसे बैठेंगे? मैंने कहा सर तालमेल अगर बैठाने हिंसा और अहिंसा की बात अगर करनी है तो सबसे बड़ा उदाहरण सम्राट अशोक का है, जो बहुत सारी हिंसा से प्रभावित होकर अहिंसक हुए थे। तो मैंने कहा ये कोई वो नहीं है, ये एक अपने दिमाग का और अपने उसका एक मॉडल है कि भाई हम इस तरह से सोचते हैं। इस बात पर वो लोग सब बड़े वो हुए और मुझसे ये कहा कि भाई आप ही शुरू कीजिए, सबसे कम उम्र के आप हैं तो आप ही पावर प्रेजेंटेशन दी के बताएं। मुझे वहाँ पर मैं सुखाड़ा विश्वविद्यालय को प्रेजेंट करने का मौका मिला, और उसके बाद में मुझे ये बताते हुए बड़ा मतलब खुशी है कि उन्होंने उसी समय ये कहा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, हम आपकी यूनिवर्सिटी को योग सेंटर देने के लिए रिकमेंडेशन करेंगे। और योग सेंटर देने का मतलब वो 30 लाख रुपीस देते थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, और 2 इंस्ट्रक्टर की 5 साल की तनख्वाह वो UGC बहन करती थी, सिलेक्शन हम लोग करते थे। तो इस तरह से योग सेंटर सुखाड़ा विश्वविद्यालय को 2004 में मिल जाता है। और प्रोफेसर PS राणावत उस समय चेयरमैन थे, उनके निर्देशन में, डायरेक्शन में हमने यहाँ पर PG डिप्लोमा इन योग करके पाठ्यक्रम शुरू किया, और पूरे शहर में
छोटे छोटे कैंप लगाने शुरू किए। वो दो टीचर हमारे पास आए थे, विवेक चौहान और दीपेश वत्स, और तीसरा मैं, और छोटे छोटे हमने कैंप लगाना शुरू किए। और उस समय 2004 में योग की पॉपुलैरिटी तो बहुत, उस समय बाबा रामदेव के कारण बहुत सारा हो रहा था, तो वो सिस्टमेटिक योग सिखाने की जो बात चल रही थी पूरे शहर में। और फिर जैसे ही हमारे बैच निकलना शुरू हो गए 2005 में, 2006 में, तो हम इन सबको 15 दिन, 1 महीने का इनकी अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग हुआ करती थी, अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेजों में इनको भेजते थे उनके प्रिंसिपल के माध्यम से, और शिविर लगवाते थे जी। तो इस तरह से करके उदयपुर में योग का माहौल बनने लग गया। 2004 से विश्वविद्यालय योग केंद्र में ये डिप्लोमा चल रहा है। बीच में कुछ समय के लिए इसमें प्रॉब्लम आई और ये 1-2 साल हो रहा, लेकिन उसके बाद से विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति, उनका इंटरेस्ट बराबर बना रहा, और इस योग को उन्होंने कहा कि केवल डिप्लोमा तक सीमित न रखिए, इसमें पीजी क्लास में, हाँ, पीजी कोर्सेज होने चाहिए। मीनवाइल यूजीसी ने भी पीजी कोर्सेज शुरू कर दिए थे, और हमने 2017 में एमए शुरू कर दिया। और एमए के साथ में ये पैटर्न अपनाया कि जो स्टूडेंट साइंस ग्रेजुएट है उसको तो एमएससी की डिग्री मिलेगी, जैसा कि आर्ट्स कॉलेज में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में और ज्योग्राफी सब्जेक्ट इनमें होता है कि जो बच्चे बीएससी के बेस पर आते हैं तो वो लोग को एमएससी की डिग्री मिलती है, और जो बीए के लेवल पे होते हैं उनको। उसी के साथ साथ फिर वो एमए एमएससी चलने लग गया। और उसके बाद में 2019-20 में जब कोरोना खत्म हुआ, तो कोरोना के दौरान इतनी योग ने इतनी मदद की सबकी, हम सबकी भी, मतलब कि हमने क्या किया कि योग सेंटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से 15 दिन के, कभी 1 महीने की इस तरह के शिविर लगाए। नगर परिषद का भी सहयोग लिया। बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे मीन्स हजारों में, देखिए आप कि वो हमारे जो ट्रेनर थे वो योग सेंटर में आके वो करते थे, और पूरा लाइव हुआ करता था, और लोगों का बराबर आता रहता था उसमें कमेंट्स कि भाई आप इसको कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए, इस तरह से। फिर बीएससी शुरू कर दी गई। यूजीसी का एक प्रोग्राम था कि जिसमें किसी भी डिसिप्लिन से, 12th का है बच्चे ने, आर्ट्स से, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से, उनका अगर वो योग में एडमिशन लेगा तो उसको बीएससी की डिग्री देते हैं। तो वो भी अब इसका भी 4था बैच चल रहा है 2020 से, वो भी हमने शुरू कर दिए। और ये दोनों कोर्सेज जो हैं एनईपी में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तहत नई जो अपनी शिक्षा नीति है उसके आधार पर संचालित विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं। इनको करते समय एक और ईश्वर की कृपा रही कि शिविर लगाते थे, तो उस समय ये था कि भाई शिविर केवल हम योग सेंटर और इधर लगा रहे हैं, बाहर भी लगा रहे हैं। तो मॉर्निंग के अंदर विश्वविद्यालय के जो परिसर में जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वो लोग काफ़ी घूमा करते थे, और जगह जगह कोई 2, कोई 4 इस तरह से वो अभ्यास करते थे योग का। तो एक प्रश्न आया मन में कि क्यों ना इन लोगों को इकट्ठा करके एक शिविर लगाया जाए, और इनको वो जो सही तरीके से करने का वो भी बता दिया जाए। कुछ लोग सही करते थे किसी आसन को, किसी प्राणायाम को, तो वो हमारे दिमाग में था। तो फिर उस समय के तत्कालीन कुलपति की भी इच्छा थी कि भाई 1 महीने का शिविर लगा दो। तो हमने वो शिविर विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में विवेकानंद ऑडिटोरियम के पास लगाया। ये बात है 18-19 अक्टूबर 2021 की। शिविर लगाया, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन। जैसे ही संडे आने को हुआ, सैटरडे को सारे जितने भी शिविर में आ रहे थे, करीब 40-50 लोग, वो आके बोले कि सर कल की छुट्टी नहीं रहेगी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई कल तो संडे है, तो कल तो वैसे भी सारा सिस्टम और उसके अलावा भी जो भी एम्प्लॉई है, जो भी दरी वरी बिछाता है, सफाई करता है, और जो जिस कोच को भी अपन करते हैं, तो संडे का तो सबका रिलैक्सिंग मूड होता है। तो नहीं सर, हम तो आते हैं, रोज ही घूमने आते हैं, तो आप किसी भी तरह से अगर ये व्यवस्था हो जाए। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा ठीक है, एक संडे की बात है तो कर देते हैं। तो हमने वो व्यवस्था करी। एक संडे के बाद जब दूसरा संडे आता है, तब भी वो लोग, उनका उत्साह, उमंग इतना था कि तो उसको मना नहीं कर पाए। तो मैंने जो भी कोच, हम लोग 7-7 दिन के लिए हमारी फैकल्टी जो थी, गेस्ट फैकल्टी, उसको अपॉइंट करते थे। तो उनको हम रिक्वेस्ट करते कि यार अब 1 दिन की बात है, आप भी कर दीजिए। इस तरह से करते हुए वो 4 सप्ताह निकल गए। अब तो वो ये कहने लगे सर इस शिविर को चलने दीजिए, हम कुलपति से मिल लेते हैं, और इस तरह से ये। तो फिर हमको भी लगा कि 4 सप्ताह बिना गैप के हो गया, 30 दिन, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। और ऐसे करके वो योग शिविर आज मीन्स कि आज 23 जनवरी 2025, और वो शुरू हुआ था 18 अक्टूबर 2021, मतलब लगभग 1190 दिन वो आपने पूरे कर लिए हैं। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उसको अपने रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर लिया है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नाम से ये इतना लंबे समय, बिना किसी अवकाश के इतने लंबे समय तक चलने वाले प्रशिक्षण के रूप में ये विश्वविद्यालय का एक योग केंद्र का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस तरह से, और हमारे यहाँ बराबर कोर्सेज चल रहे हैं, इससे नेट निकल रहे हैं बच्चे, JRF निकल रहे हैं। वर्तमान में
हमारे पास में 9 JRF PhD कर रहे हैं और करीब 20 के लगभग नेट किए हुए बच्चे PhD में रजिस्टर्ड हैं और इसके अलावा 5 लोग PhD कर यहाँ से निकल चुके हैं योग के अंदर। तो इस तरह से विश्वविद्यालय योग के अंदर सामाजिक सरोकारिता के साथ साथ जो युवा है उदयपुर का, युवाओं के साथ साथ कुछ सीनियर लोग भी हैं जो रिटायर होने के बाद भी उनको ये लगा कि हमको योग का कोर्स करना चाहिए, तो उन्होंने योग का कोर्स किया। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको बहुत बड़ा कि 2014 की बात है, हमारे रजिस्ट्रार थे RP शर्मा साहब जी। तो वो सुखेड़ा विश्वविद्यालय के में अपनी नियुक्ति के दौरान ही रिटायर्ड हुए। तो जब उनको मालूम पड़ा कि विश्वविद्यालय में योग केंद्र में योग चलता है, PG डिप्लोमा चलता है, तो उन्होंने उस समय मुझसे ये कहा कि सर मैं रिटायर्ड होने के बाद ये कोर्स ज्वाइन करूंगा आपका। क्या बात। और उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया और अच्छे मार्क्स से उसको पूरा डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के बाद कई साल तक हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी बढ़े। इसी तरह से आज भी कई ऐसे हैं जो कि कहीं से रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन वो फिजिकली फिट है और उनको लगता है कि योग हमको मतलब पाठ्यक्रम के रूप में भी करते हैं, और चूंकि पाठ्यक्रम में रेगुलरिटी से पढ़ना पड़ता है, रेगुलरिटी से अभ्यास करना पड़ता है, उसके फिर रिजल्ट अच्छे आते हैं। इस तरह से योग केंद्र लगातार आगे चलता चला जा रहा है। आपके पास तो योग जैसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप सबको देखिए ईश्वर की कृपा है। शुरू में तो देखो बॉक्सिंग में थे, हालांकि बॉक्सिंग में फिटनेस का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन योग की तरफ उनका डाइवर्ट करना जो मतलब इस तरह से कि उसके बाद में मैंने खुद भी योग में केवल सर्टिफिकेट कोर्स ही नहीं, मैंने भी PG किया और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और इन लोगों को योग के लिए मोटिवेट भी करता हूँ। बहुत सारे स्पोर्ट्स को मतलब साइकोलॉजी की PhD होने की वजह से जैसा परामर्श देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हमसे अप्रोच कर पाते हैं जिनको किसी वजह से एक पर्टिकुलर स्थिति में आने के बाद वो अपने को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, स्टैग्नेट हो जाते हैं। तो उनको स्पोर्ट्स की भाषा में जो लैंग्वेज है वो प्लेटो कहा जाता है कि उसके आगे नहीं है। तो उस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए भी हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको परामर्श देते हैं, और उसमें योग बहुत मदद करता है। हर खिलाड़ी की योग बहुत मदद करता है, उसके प्राणायाम के तरीके, ध्यान में बैठना, ये सब चीज़ें इतनी हैं कि मतलब एक तरह से आप ये मान लें कि पूरा का पूरा कायाकल्प हो जाता है व्यक्ति का अगर वो समय से नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाता है। अब जैसे शॉर्ट में हम बात करें तो आज वर्ल्ड योगा डे हम मना रहे हैं। भारत हम बहुत वैश्विक मतलब उस विश्व गुरु के तौर पे हम अब लगातार चर्चा में आते हैं। जी। तो ऐसे में हमारी कंट्री में आज जो कुछ हम कर रहे हैं एक्टिविटी, उसमें पूरे वर्ल्ड के लोग हमें योग की दृष्टि से देखते हैं। तो वर्ल्ड योगा डे हम मनाते हैं और यूनिवर्सिटी इतने हजार मतलब कितना 1000 और कुछ दिन आप 1190 दिन लगभग 190 दिन। हाँ। तो आपने जब इतना बड़ा रिकॉर्ड भी ले लिया तो क्या कहते हैं यहाँ पर? बस यही कहता हूँ और कहना चाहूंगा भी सबसे कि देखिए जीवन में थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा सबको। दिन आप 1190 दिन लगभग 190 दिन। हाँ। तो आपने जब इतना बड़ा रिकॉर्ड भी ले लिया तो क्या कहते हैं यहाँ पर? बस यही कहता हूँ और कहना चाहूँगा भी सबसे कि देखिए जीवन में थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा सबको, और आप एक बार इस योग में जुड़िए, एक बार किसी अच्छे प्रशिक्षक के माध्यम से योग में सही तरीके से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि केवल 1 सप्ताह 2 सप्ताह में भी आप में इतने सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे कि फिर आप योग को बंद नहीं कर पाएंगे। एक चीज़, और दूसरा ये है कि सरकार के लेवल पर योग को प्रमोट करने की जो स्कीम्स चल रही हैं उसके पीछे तो उनका बहुत बड़ा मनोभाव है कि देखिए आज भारत के पास में इतनी बड़ी कला थी जो किसी भी कारण से पिछले 500-700 सालों से विलुप्त सी हो रही थी। मतलब बहुत कम लोग, केवल साधु सन्यासी और वही लोग इसको कर पाते थे। हाँ, ये जरूर है कि हमारे कुछ सन्यासियों ने या कुछ योगियों ने वेस्टर्न कंट्रीज में जाके योग का प्रचार प्रसार किया, जो वहाँ के जो वेस्टर्न जो भी आपके पब्लिक है या जो भी फॉरेनर्स हैं तो वो अच्छे से फॉलो करने लगे, और उन्होंने भी रिसर्च करके ये जानने की कोशिश की। और जब उनको मालूम पड़ा कि भाई ये तो विज्ञान है, क्योंकि योग कोई चमत्कार नहीं है, योग पूरा प्योरली विज्ञान है, और उस विज्ञान के बारे में उन्होंने जब जाना तो उन लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अपनाया। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से विश्व योग दिवस मनाया जाने लग गया है 21 जून को, और अभी इसी साल से विश्व ध्यान दिवस की भी शुरुआत हो गई है। तो ये योग की अपने आप में जो वैज्ञानिकता है, जो उसका प्रभाव है, उसकी ये एक तरह से सिद्धि है, एक तरह से पुष्टि है। एक सवाल यहाँ ये भी आता है, हालांकि इस पर किसी दिन और भी लंबी बात छात्रों के साथ भी होगी, जो लोग यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं योगा की, कितना कुछ हम स्टूडेंट्स में देख पा रहे हैं, कितने रोजगार के अवसर भी डेवलप हो पा रहे हैं? जहाँ तक रोजगार का सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयमेंट से
अब एक जो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये होती है कि हम लोग रोजगार को सरकार के द्वारा नौकरी देने को ही रोजगार समझते हैं। अगर उस दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा इसमें निश्चित रूप से कम है, लेकिन अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद से रोजगार की स्थिति में आते हैं तो 100% हमारे यहाँ के विद्यार्थी 100% एम्प्लॉयड हैं। क्या करते हैं वो, जब यहाँ से निकलते हैं उनका जो स्तर है योग के क्षेत्र में प्रमाणिकता का, आसन करवाने का, प्राणायाम करवाने का, ध्यान करवाने का, वो मतलब इतने कुशल हो जाते हैं कि वो आराम से अपना स्टूडियो बनाते हैं या योग का कोई भी संस्थान खोलते हैं और उसके माध्यम से उनको इवन घर घर जाके भी सिखाने का प्रोसेस है। और बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये प्रक्रम बना रखा है। और इसके अलावा जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बड़े होटल्स हैं या बड़े संस्थान हैं, इवन जितना जिसके अंदर में कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी है, तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने इंडिया से बाहर जाके फिलीपींस में वहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, कंबोडिया, मतलब ऐसी ऐसी जगह जाके, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, सुखाड़िया विश्वविद्यालय योग केंद्र के छात्र वहाँ जाकर अपना सेंटर खोलकर अभी रिसेंटली निकले हैं सिंगापुर में भी। तो विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे वहाँ जाकर सेंटर चला रहे हैं और आराम से धन भी अर्जित कर रहे हैं और अपने आप को भी स्वस्थ रख पा रहे हैं। जी, तो देखिए दोस्तों, दीपेंद्र जी ने ये इतनी बातें शेयर की है। अब हम उस खेल की तरफ भी बढ़ते हैं जो ड्रैगन बोट के लिए अभी चर्चा की जा रही है। इसको हम शॉर्ट में पहले तो समझेंगे और आने वाले समय में इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये दोनों ही बातें आप शेयर करें। देखिए, ड्रैगन बोट जैसा कि नाम से परिचित हो रहा है कि ड्रैगन के जो कंसेप्ट है वो बेसिकली मतलब ईस्टर्न कंट्री जो अपने हैं वहाँ पर है, लेकिन चाइना में इसका मेन वो है। तो ड्रैगन बोट जो आया है वो चाइना से आया है। अगर लेकिन आप इसको दूसरे शब्दों में, तो आपने देखा होगा कि केरल में जो पारंपरिक ट्रेडिशनल बोट जो है, ट्रेडिशनल बोट इन द सेंस कि एक लंबी सी नाव होती है जिसमें 12, 15, 20, 25, इवन 50 तक बैठ जाते हैं और उनकी केरल की ये परंपरा है। वो एक साथ रोइंग करते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब कंपटीशन करते हैं। तो ड्रैगन बोट जो है वो चाइना का खेल है। इसमें ड्रैगन जो है मतलब उसके दो मतलब उसका मुंह लगा रहता है, पीछे उसकी टेल होती है और 12 लोग रोइंग उसमें बैठ के बोट करते हैं और एक ड्रमर होता है और एक स्टीयर होता है जो नाव का मतलब उसका डायरेक्शन तय करता है। तो इस तरह से ये खिलाड़ी उसके अंदर खेलते हैं और पिछले 2014 में उदयपुर में इसकी शुरुआत हो गई थी और उसके बाद से 2021 में जब सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कयाकिंग कैनोइंग का टूर्नामेंट कराया तो विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को देखते हुए विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल के द्वारा ड्रैगन बोट को भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी शामिल कर लिया गया और तब से हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे भी इसमें खेल रहे हैं। अभी हाल में ही हमारा संपर्क राजस्थान ड्रैगन बोट के जो सेक्रेटरी हैं जी उनसे हुआ, तो उन्होंने यहाँ उदयपुर विजिट किया। उस दौरान उनसे जब संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई ड्रैगन बोट की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपका शहर जो है वो झीलों का शहर है, तो यहाँ अगर एक बार सिस्टम से अपन इस चीज़ को करेंगे तो हमने उनको प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित कर लिया, क्योंकि नगर परिषद और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सहयोग से गोवर्धन सागर की जो अपनी जो झील है उस पर कयाकिंग कैनोइंग और का प्रशिक्षण शिविर चला रखा है। हमारे जो सीनियर खिलाड़ियों के माध्यम से उनसे हम लोगों ने चला रखा था। तो ड्रैगन बोट एज सच वहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब इन लोगों ने कहा कि भाई ये जो कयाकिंग कैनोइंग के जो अच्छे बच्चे हैं और जो सीनियर हो चुके हैं तो वो ड्रैगन बोट को कर सकते हैं, तो मैं एमपी से इनका जो सेंटर है वहाँ से हम लोगों ने बात की तो किराए पर वो लोग देते हैं तो ट्रक से आती है, लेकिन वो जो इनका राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता केरल में हो रही थी उसकी मतलब 2 से 12 तक का उन्होंने यहाँ शिविर लगाया था, लेकिन वो 2 तारीख तक यहाँ पहुँच नहीं पाई और मालूम पड़ा कि वो नहीं पहुँच पाएगी। बच्चे थोड़ा सा नर्वस हुए कि उन्होंने कहा ऐसा फिजिकल फिटनेस तो हम लोग कर लेंगे, तैर के भी कर लेंगे, ग्राउंड पे वैसे भी करेंगे, लेकिन वो तरीका तो वहाँ पर जो जेटी लगा रखी थी अपने विश्वविद्यालय ने, उन्होंने क्या किया उस जेटी को ड्रैगन बोट का शेप दे दिया, मतलब लंबा सा, उस पर दोनों साइड में बच्चे बैठ के और ड्रम और वो लग के और उन्होंने बहुत अभ्यास किया और वो उनके कोच के नेतृत्व में जब अभ्यास किया तो उससे उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम वहाँ जाकर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि फिर उनके सेक्रेटरी साहब जो यहाँ पर प्रशिक्षण के समय में उन्होंने निर्देशन किया, उसके बाद केरला में जब बच्चों ने वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस दिखाई तो राजस्थान की उपस्थिति बहुत अच्छे ढंग से वहाँ दर्ज हुई है और इस बात को उन्होंने भी इंडोर्स किया। मैं आपको उनका वीडियो जो उन्होंने मुझे भेजा था वो अवेलेबल कराऊंगा, बता ही देते हैं ये झलक भी बिल्कुल। तो ये झलक जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये ड्रैगन बोट की है और अब सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जितने भी स्पोर्ट्स के जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ साथ
ड्रैगन का ये प्लेटफॉर्म भी जुड़ रहा है। तो सर अब किस तरह के ऑप्शन तैयार हो रहे हैं इस गेम के, आने वाले समय में किस तरह से? बिल्कुल, देखिए ड्रैगन बोट एक नया खेल के रूप में जिस तरह से अभी पॉपुलर हो रहा है, और किस्मत से मुझे भी एशियन 5वीं एशियन ड्रैगन बोट चैंपियनशिप जो 2018 में चाइना में हुई थी, तो भारत की टीम का मैनेजर बनकर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो हमने इसको वहाँ और नज़दीकी से उसकी वो चीज़ देखी। हमारे विश्वविद्यालय में भी एक लड़की है प्रीति व्यास करके, वो भी 2014 और 15 में मॉस्को के अंदर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई ड्रैगन बोट की, उसमें वो पार्टिसिपेट करके आई थी, और अभी फिलहाल में विश्वविद्यालय के साथ में गेस्ट फैकल्टी के रूप में स्पोर्ट्स में जुड़ी हुई है, तो उसकी भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और इसके अलावा जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो राजस्थान ड्रैगन बोट के सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि आपके यहाँ झीलें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ प्रशिक्षण हो सकता है, तो आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर और उसके बाद में यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी ड्रैगन बोट के कराए जा सकेंगे। तो उस बात पर हम लोग थोड़ा, जो हमारे साथी हैं डॉक्टर हेमराज चौधरी, डॉक्टर भीमराज पटेल और हमारे चेयरमैन साहब, उनके साथ मिलकर विश्वविद्यालय के प्रशासन से, माननीय कुलपति महोदय से ये मतलब रिक्वेस्ट करेंगे। इस खेल में संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं, और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खेल है वो उदयपुर के मिजाज का खेल है। मैं इसको इसलिए बोलता हूँ कि उदयपुर में झीलें बहुत है, और झीलों के संबंधित ये खेल है कि बिना झील के हो नहीं सकता, तो इसकी संभावनाएं अच्छी है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस खेल में भी सुखाड़िया विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय टीमें, जो अपनी भारत की टीमें हैं, वो भी यहाँ प्रशिक्षण शिविर में आवें, और उसके आगे फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम प्रतिष्ठित कराएं। जी, क्या बात है। अब हम एक और आपके स्पोर्ट्स में, क्रिकेट तो वैसे आम जन से जुड़ा हुआ जी के स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन महिला क्रिकेट टीम इन दिनों काफ़ी अच्छी चर्चा में है। हमने 2 कंटेंट तो उनके दिखाए हैं। अगर शॉर्ट में बात करें तो लड़कियों को हम खासकर खेलों में देख रहे हैं, और आपकी महिला क्रिकेट टीम भी अभी अच्छी खासी तैयार हो रही है। आप क्या कहते हैं महिला क्रिकेट टीम के बारे में, क्या कहते हैं, और महिलाओं की जो ये इस तरह की स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है उसको लेकर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के साथ में किस तरह का देख पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक महिलाओं का स्पोर्ट्स में सवाल है, तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने ये तैयारी बहुत पहले से कर ली थी, और हमारे यहाँ लगभग 40-42 के लगभग इवेंट होते हैं, और मैक्सिमम 42 में आप ये मान लीजिए कि 38-39 में महिलाओं की टीम भी साथ के साथ पार्टिसिपेट करती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ना केवल पार्टिसिपेट कर रही है भाई, कई खेलों में वो ना मेडल जीतने में, टीम चैंपियनशिप जीतने में, और इवन अभी पिछले साल तो अमेरिकन फुटबॉल जैसे खेल में पूरे ऑल इंडिया में चैंपियन भी महिलाओं की टीम हुई। और जब तक हम ये 50% आबादी को खेल में, पढ़ाई में पूरी ताकत से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सरकार की एक स्कीम थी जिसमें ये था कि मार्शल आर्ट शुरू किया जाए। तो आज हम बताएं, जब कि मैं 2008 से 2018 तक सेक्रेटरी रहा, तो मैं चूँकि बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो बॉक्सिंग तो चलो एक तरह से मार्शल आर्ट हो ही गया, लेकिन उसके बाद हमने कई खेल जो मार्शल आर्ट के थे, चाहे वो जूडो हो, कराटे हो, वुशु हो, ताइक्वांडो हो, इस तरह के सारे जो खेल थे, महिलाएं जिनमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो सारे खेल ना केवल विश्वविद्यालय के कैलेंडर में उसको इंक्लूड किया, और महिलाओं की टीम भी साथ बता रही है। और अब मुझे ये बताने में बहुत ही संतोष है कि सभी खेलों में आपका वुशु के अंदर, इसमें ताइक्वांडो के अंदर, किक बॉक्सिंग के अंदर, सब में लड़कियां भी पूरी ताकत के साथ खेलती हैं और मेडल जीत के ऑल इंडिया लेवल पर आ रही हैं। आप पिछली बार हमसे एक बयान साझा कर रहे थे एक इंटरव्यू में कि लड़कियों को अगर हम लड़कों से पहले मौका देते तो लड़कियां हैं वो स्पोर्ट्स में भारत के लिए कुछ अलग कर जाती है, अलग नाम बिल्कुल सर, अगर अभी भी मेरा ये कहना है और ये मानना है, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सनल, क्योंकि पूरी जिंदगी हमने स्पोर्ट्स में ही निकाली है जी, कि जितनी हमारे बच्चों में ताकत क्षमता है, लड़कों में जितनी क्षमता है, उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं में क्षमता है। अगर उनको सही समय पर आइडेंटिफाइड कर सही ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दी जाए, तो ऐसे कई खेल ऐसे हैं जिसमें ओलंपिक स्तर पर भी हमारी महिलाएं ओलंपिक पर रिकॉर्ड बना सकती है, पदक जीत सकती है। अब आता है एजुकेशन का सवाल। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में नो डाउट हर प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा एजुकेशन का हम देख पा रहे हैं, एक ओरा है, खासकर एक वातावरण हम देखते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक अच्छी स्टडी, एक अच्छी पढ़ाई का जो माहौल है वो यहाँ राजनीतिक एंट्री की वजह से, राजनीतिक माहौल की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत बड़ी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक घर होता है तो एक परिवार में कई तरह की बातें भी होती है और कई तरह की किसी की तरह की शिकायतें भी होती है। फिर भी हम इनको किस तरह से अकॉर्डिंग टू टाइम शॉर्ट आउट कर सकते हैं और एजुकेशन का माहौल है बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, विश्वविद्यालय का जहाँ तक देखिए एजुकेशन का माहौल है, नो डाउट अच्छा है,
और बहुत सारी जगह पर बहुत सारे, अभी तो इवन इन सालों में हम देखते हैं तो हमारे कई जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी और कई उनके स्टूडेंट्स जो है उनके जो मतलब क्या कहते हैं रिसर्च जो है वो पेटेंट्स भी हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है तो अब राजनीति क्या पूरे हिंदुस्तान में या पूरे भारत में हर जगह है। और चूंकि मैं विश्वविद्यालय का एक हमको लगता है कि कर्मचारी हूँ, बच्चे उनके शिकार हो जाते हैं, उन चीजों के शिकार बच्चे हो जाते हैं। हाँ नहीं हमको भी वैसे बुरा लगता है। हाँ अब देखिए शिकार होने में दो चीज़ें हैं कि विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे अगर आते हैं तो लगभग सब 18 साल से ऊपर के तो होते ही जी। हैं, तो उनको उनके ऑप्शन का उनके इंटरेस्ट का जोन चुनने के तो वो है। लेकिन हाँ ये है कि उनके चाहे पेरेंट्स हों, हम लोगों की तरफ से भी यही कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरह से ना हो कि उनका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो। जी। तो लेकिन अब राजनीति तो इतनी बड़ी चीज़ है और चूंकि मैं एम्प्लॉई हूँ तो बहुत सारी बातें मैं इस मंच से नहीं कर सकता। लेकिन विश्वविद्यालय के जितना भी हमारा स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहती है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हम कितना अच्छा बेहतर माहौल तैयार कर सकते हैं, कितनी अच्छी बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको स्पोर्ट्स का ही बता रहा हूँ कि जब मैं अपने लेवल की बात करूँ कि जब मैं पढ़ता था तब मुश्किल से 12 या 13 खेलों में हम लोग खेलने जा सकते थे यूनिवर्सिटी में। आज 43 खेल हैं और उसको डबल कर दें अगर महिलाओं की संख्या तो लगभग सुखड़ा विश्वविद्यालय की 60 से 70 टीमें प्रति वर्ष खेलने जाती हैं। और विश्वविद्यालय ने क्रीड़ा मंडल ने तो इतना ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट किया है कि आज हम एक ज़माने में राजस्थान यूनिवर्सिटी को देखते थे हर मामले में कि इसमें ये आगे इसमें ये आगे। आज चाहे TADA देना हो तो विश्वविद्यालय सुखड़ा विश्वविद्यालय पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपने खिलाड़ियों को TADA, किट अमाउंट, ट्रैक सूट और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ट्रैवलिंग का ही मैटर है तो ट्रैवलिंग में हम उस चीज़ से हटकर AC थर्ड से उनको बच्चों को रिजर्वेशन के माध्यम से भेजते हैं, जबकि अभी भी पूरे राजस्थान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। केवल एक बांसवाड़ा का मैं नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने पिछले 2 सालों में ऐसी व्यवस्था कर दी है। तो ये जो चीज़ें हैं, हमको जितना मौका मिला स्पोर्ट्स बोर्ड में 4 या 5 लोग काम करते हैं, पर अगर उसमें हमको एक गुंजाइश मिली तो हमने अपने विद्यार्थियों के लिए इसी तरह से हर डिपार्टमेंट का, हर टीचर, हर नॉन टीचिंग वाला जो भी कर्मचारी है, उनकी सबकी कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपने विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हों चाहे उनके प्रैक्टिकल अनुभव से संबंधित हों, वो जुटाने की कोशिश करते हैं। और इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो कुल सचिव हों या माननीय कुलपति महोदय हों, वो भी पूरी मदद करते हैं क्योंकि वो बिना उनके डायरेक्शन के, बिना उनके सहयोग के तो ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती। इसलिए कोशिश यही है कि कभी कभी ऐसा फेज आ जाता है, कुछ इस तरह का बन जाता है जहाँ कभी विद्यार्थियों में या स्टाफ में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन उसका भी आपके सामने ये निराकरण तो सब हो ही रहा है। जी। अब एक अंतिम आपसे इतने बड़े दोस्तों, देखिए आज ये सुखड़ा यूनिवर्सिटी की ये पूरी जो कहानी है वो आपको अलग से देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए एक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन को लेकर तो बहुत कुछ होता है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो कितनी और कैसे संभव हो पाई है। दीपेंद्र जी ने अपने एजुकेशन से लेकर अभी तक जो प्रोफेशन है उसको लेकर इस कहानी में वो सब कुछ बातें बताई है। इस यूनिवर्सिटी के साथ में किस तरह का तालमेल है वो भी बताया। दर्शकों के लिए खासकर क्या मैसेज है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, स्टाफ के लिए, जो भी है, क्या कहते हैं आप, और किस तरह से आने वाले समय को हम सुखड़ा यूनिवर्सिटी के साथ में देखते हैं? देखिए दर्शकों के लिए और सबके लिए एक मैसेज तो बहुत क्लियर है और वैसे सब आजकल समझ ही रहे कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के जीवन में, लेकिन अपने बच्चों को केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रखें। उनको उस कम उम्र से हाँ बिल्कुल उनको ग्राउंड्स पे भेजें। और अब एक चीज़ और सामने आ रही है कि आप उनको योग से भी जोड़ें। तो खेल और योग ये जीवन में आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि आप किसी कोर्स विशेष के लिए उनको प्रेरित करते हैं या उनके लिए सुविधाएं जुटाते हैं। तो जीवन में खेल का और योग का बहुत बड़ा महत्व है। और नहीं, इसके लिए मैं अभी उस तरह से नेगेटिव नहीं बोलूँगा, लेकिन आप देखते होंगे कि एक स्थिति में जाके बहुत सारे ऐसे केसेज हो जाते हैं कि बच्चा चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो या आर्थिक रूप से, मतलब उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो डिप्रेशन में और दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने जीवन में, जब उनका स्कूलिंग हो रहा था उस समय वो ग्राउंड पर नहीं गए, जब वो थोड़ा सा डेवलप हो रहे थे तब उन्होंने योग को नहीं अपनाया। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से अब भारतीय जनमानस में ज़्यादा फैल रही है। इसके लिए पेरेंट्स का, अभिभावक का और जो भी दर्शक देख रहे हैं और उनसे रिलेटेड उनके जो भी छोटे भाई बहन या बच्चे हैं
उनको सबको कम से कम ये कंपलसरी करें कि भाई बेटा तुमको ग्राउंड पे जाना है, और तुमको जब थोड़ा सा बड़े हो जाए तो 17-18 साल 16 साल के बाद तो योग का भी उनको ज्ञान दें कि भाई आप इसको थोड़ा सा जितना भी समय निकाल सकें नियमित रूप से करने की आदत डालें, तो हम एक अच्छे राष्ट्र में एक अच्छे बालक को या एक बच्चे को मतलब सुदृढ़ राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक तैयार करने में मदद कर पाएंगे, और भारत पुनः विश्व शक्ति विश्व गुरु की जो उसकी बातें की जाती हैं उस क्षमता को या उस पद को या उस जगह को हासिल कर पाएगा। तो देखिए दोस्तों, विश्व गुरु भारत किस तरह से चर्चा में देखा जा रहा है, इसको लेकर कहीं कहीं कोई न कोई आहुति जरूर दे रहे हैं। ऐसे में सुकाड़ा यूनिवर्सिटी का ये स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है जहां पर लगातार इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के साथ साथ बहुत कुछ यहाँ रोल अदा किए जा रहे हैं। सुकाड़ा यूनिवर्सिटी के इस स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की बात करें तो आने वाले सालों में कई ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो समाज के लिए कारगर साबित होंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को योगा से ज़रूर जोड़िए। उसके अलावा जो योगा सेंटर चल रहा है इसकी देश दुनिया में भी कहीं न कहीं चर्चा इसलिए हो रही है कि 1090 इन्होंने वो दिन पूरे किए हैं योगा के, और उसमें वो कीर्तिमान हासिल किया है जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। कई बातें हैं, लेकिन सुकाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की जा रही है वो अपने आप में अहम है, और ये पूरा सेगमेंट हमने दीपेंद्र जी के जरिए आपके लिए तैयार किया है। ये सेगमेंट देखकर आपको कैसा लगता है, सुकाड़ा यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह की कमियां आपको लगती है, क्या सुझाव आपके लिए हो सकते हैं, और आने वाले समय में और कितना इसको और कारगर बना सकते हैं, ये तमाम बातें आप चैनल के कमेंट बॉक्स में रखिए। अगला एक सेगमेंट हम स्पोर्ट्स को लेकर योगा के लिए करेंगे, जिसमें बच्चे किस तरह से यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं और किस तरह से प्रोफेशन में इनको रोजगार से लेकर के अपना खुद का एक जरिया पहचान का बन रहा है, वो सब जानेंगे। चैनल के कमेंट बॉक्स में ये सभी डिटेल हम आपको आगे वाले सेगमेंट में भी शेयर करेंगे। आज बहुत बड़ा कीमती वक्त आपने साझा किया, धन्यवाद आपका।